गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अंकुर पल हमने लास्ट टर्न पे कहाँ तक किया था? कुछ आइडिया? गिव मी द आइडिया प्लीज। सर फिजियोलॉजिकल बैरियर्स तक। अंकुर पल, आर यू देयर? सर फिजियोलॉजिकल बैरियर्स तक। कुशाग्र? फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। यस सर। ओके ओके, ठीक है। या आई वाज, मैं थोड़ा वो उसका इसका वो मे भी हो सकता है, इसका जो माइंड वो है सेटिंग्स इसमें थोड़ी बहुत चेंज आती है अंकुर पल, बट नाउ इट इज ओके। ओके सर। So actually, yes, we were discussing about physiological barriers. और physiological barriers के बाद next we come down to cytokine barriers. साइटो मीन्स सेल, और काइन मतलब कि कोई ऐसा सिक्रीशन जो कम्युनिकेशन में हेल्प करता हो। ऐसा सिक्रीशन जो कम्युनिकेशन में हेल्प करता हो, तो जैसे कि इसमें हम इंक्लूड करते हैं it includes interferons, secreted by virus infected cells. Secreted by virus infected cells. Virus infected cells इसको secrete करते हैं। Interferons are, IFN से abbreviate करेंगे। Interferons are glycoproteins. ओके, ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं और इसको वायरस इन्फेक्टेड सेल सिक्रीट कर रहा है। वायरस इन्फेक्टेड सेल इसको सिक्रीट कर रहा है। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन सिक्रीट कर रहा है।
फिर दूसरा क्वेश्चन है कि सिक्रीट क्यों कर रहा है? क्योंकि वायरस ने उस पर अटैक कर दिया। फिर क्वेश्चन है कि भाई वायरस ने अटैक कर दिया तो सिक्रीट करके फायदा क्या है? फायदा ये है, अपने आप को तो बचा सकता नहीं है ये सेल जिस पे अटैक हुआ है वायरस का, लेकिन नेबरिंग सेल्स को स्टिमुलेट करेगा। नेबरिंग सेल्स को प्रोटेक्ट करेगा। स्टिमुलेट नेबरिंग। नॉन इन्फेक्टेड सेल्स to secrete antiviral proteins. AVPs. मतलब नेबरिंग सेल्स या नॉन इन्फेक्टेड सेल्स जो हैं वो सिक्रीट करेंगे एंटीवायरल प्रोटीन्स, ताकि वायरल का रेप्लिकेशन यहां पे ना हो। तो क्या इंटरफेरॉन्स वायरस को कुछ कर पाते हैं? नहीं, वायरस को तो कुछ नहीं कर सकते। इंटरफेरॉन्स डू नॉट किल वायरस। इंटरफेरॉन्स का वायरस पे डायरेक्ट अटैक नहीं होता। वो वायरस पे डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकते। वो वायरस पे को किल नहीं कर सकते, वायरस को न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते। वो सिर्फ नेबरिंग सेल्स पे जाकर के अपना काम कर सकते हैं जिन पे अभी अटैक नहीं हुआ है। उनको जाकर के ये बता सकते हैं, उनको स्टिमुलेट कर सकते हैं कि भाई साहब आपके आस पड़ोस में वायरस आ गया है, तो आप अपने को आपको बचाने के लिए कुछ करिए। और आप कैसे कर सकते हैं? आप सिक्रीट करिए प्रोटीन्स, एंटीवायरल प्रोटीन्स। अब ये एंटीवायरल प्रोटीन्स जो होंगी ये फिर वायरस के रेप्लिकेशन को इनहिबिट करेंगी, मतलब वायरस के इन्फेक्शन को प्रिवेंट करेंगी। बॉडी में जितने भी टाइप के सेल्स हैं वो अलग अलग इंटरफेरॉन सिक्रीट करते हैं। डिफरेंट सेल्स ऑफ बॉडी सिक्रीट डिफरेंट इंटरफेरॉन्स। सेम नहीं, डिफरेंट। सेम इंटरफेरॉन सिक्रीट नहीं होगा, डिफरेंट इंटरफेरॉन सिक्रीट होता है। और डिफरेंट स्पीशीज विल हैव डिफरेंट इंटरफेरॉन्स। Different species have different interferons. तो different species have different interferons और different cells of body से के different। तो ये मतलब ये point है, मतलब जो थोड़ा सा हमको पता होना चाहिए। और एक चीज और,
एक चीज और, किसने डिस्कवर किया था? इंटरफ्रॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय आइजैक। एंड आइजैक एंड लिनमैन। इंटरफ्रॉन्स डिफरेंट सेल्स के अलग अलग ही होते हैं, चाहे सेम वायरस अटैक करे उससे फर्क नहीं पड़ता, बट इंटरफ्रॉन्स विल बी डिफरेंट। सान्या सोनी। तो अगर हम इसको छोटा सा एक डायग्राम देखकर, एक छोटा सा डायग्राम देख करके अगर इसको बनाते हैं, सपोज दिस इज द सेल, और इसके ऊपर वायरस का अटैक हो गया, और वायरस ने अटैक किया, एंड डेफिनेटली जो भी आप जानते हो अटैक के बारे में, वायरस का अटैक हुआ और सेल उसके रिस्पेक्ट में सिक्रीट कर रहा है इंटरफेरॉन। अब ये सेल को अपने जिस पे अटैक हुआ है वो तो अपने आप को बचा नहीं सकता, लेकिन हाँ ठीक है, अपने एटलीस्ट अपने साथी सेल्स को तो बचा सकता है। तो अपने नेबरिंग सेल्स पे जो नॉन इन्फेक्टेड सेल हैं उन पे जाकर के स्टिमुलेशन कर सकता है, करेगा। ठीक है, नॉन इन्फेक्टेड सेल को स्टिमुलेट करेगा ताकि वो कुछ प्रोटीन सिक्रीट करें, and these proteins are AVPs, that is antiviral proteins. ताकि इस वायरस का अगर अटैक होता है इन फ्यूचर, इस वायरस का अगर इस पे कभी अटैक हो, तो ये प्रोटीन्स इसके अटैक को जाकर के नलीफाई कर दें, न्यूट्रलाइज कर दें। दिस इज हाउ
it will stimulate the neighboring cells or the non-infected cells from the viral attack. कैंसर के लिए एज सच अभी रिसर्च चल रही है, अंडर रिसर्च है धनंजय, फॉर कैंसर. कोई प्रॉपर एविडेंस अभी आएगा. क्योंकि वायरसेस भी होते हैं जो कैंसर कॉज करते हैं एक्चुअली. Certain viruses are there which cause cancer in the human body. So interferons can prevent the viral replication. Hence, जो cancers virus cause करते हैं, at least उसको तो prevent किया ही जा सकता है. Only for those viruses which cause cancer. Now we take cellular barriers. अब ये सेल वाले हैं, इसमें सेल्स आएंगे. तो सेल कॉल कौन से ले लें इसके अंदर, जैसे कि it includes phagocytes, NK यानी कि नेचुरल किलर सेल्स, NK cells we call it. Eosinophils, basophils. लेकिन lymphocytes को हम इसमें नहीं रखेंगे. Lymphocytes are a part of acquired immunity. We will not include lymphocytes into it, क्योंकि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं innate immunity, और innate immunity हर एक एंटीजन के अगेंस्ट सेम तरीके से काम करेगी, क्योंकि innate immunity नॉन स्पेसिफिक होती है. इट इज नॉन स्पेसिफिक, सबके लिए समान, सबके लिए एक जैसी, सबके लिए इक्वल. दैट इज इनेट, नॉन स्पेसिफिक. और जब हम स्पेसिफिक इम्यूनिटी की बात करते हैं, एक पर्टिकुलर एंटीजन को टारगेट करेंगे, तो फिर वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में आएगा, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा. लेकिन अभी तो हम इनेट इम्यूनिटी पढ़ रहे हैं. अब इसमें फैगोसाइट्स की बात पहले करते हैं. All phagocytes of body constitute
रेटिक्यूलो एंडोथीलियल सिस्टम। जितने भी फैगोसाइट्स हैं बॉडी के, ये सब एक सिस्टम बनाते हैं। उस सिस्टम का नाम है रेटिक्यूलो एंडोथीलियल सिस्टम। RES हम इसको कहते हैं। और इस सिस्टम के अंदर जितने भी फैगोसाइट्स आएंगे, उन फैगोसाइट्स के नाम लिख सकते हो जी। और आपको पता है कि फैगोसाइट्स कौन कौन से होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। जैसे कि एक आध नाम बताओ फैगोसाइट्स। मैक्रोफेजेस, चलो ठीक है, एक आंसर आ गया। सर मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स आ गया, करेक्ट है। बिल्कुल करेक्ट है। न्यूट्रोफिल्स। किसी ने न्यूट्रोफिल का नाम नहीं बताया मुझे भी। न्यूट्रोफिल्स है ना। PMNLs कहते हैं इनको। पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे पास जो ये सेल होता है, इसमें अगर आप इस सेल को देखते हो तो उसमें जो न्यूक्लियस होता है, उसमें आपको लोब्स नजर आते हैं बहुत सारे। इस टाइप का न्यूक्लियस होता है विथ सेवरल लोब्स। कफर सेल्स आप जानते हो लिवर के अंदर। माइक्रोग्लिया ब्रेन के अंदर। डस्ट सेल्स लंग्स के अंदर। These are phagocytic cells of the human body.
and they are forming a system that is called reticuloendothelial system. The process of the phagocytosis was discovered by Meshnikov. हो गया नोट, आगे बढ़ जाएं अब। अब इसमें जो मैंने एक ये एनके सेल लिखवाया, एनके सेल कोई फैगोसिटिक नहीं है। अगर होता तो मैं फैगोसिटिक में लिखता, तो वी हैव टू गिव अ सेपरेट हेडिंग। आप एक सेपरेट हेडिंग दोगे। वी आर नॉट डिस्कसिंग फैगोसाइट्स। A separate heading will be there for natural killer cells. नेचुरल किलर सेल्स जो हैं ये लिम्फोसाइट्स में बनते हैं, लिम्फोसाइट्स के साथ बनते हैं बोन मैरो में, फॉर्म्ड इन बोन मैरो अलोंग विद लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स के साथ बनेंगे, बोन मैरो में बनेंगे। सर ये उसके बाद है मैचनिकॉफ का के बाद का? उसी में है। इन दी सेलुलर बैरियर हमने सेलुलर बैरियर में कौन कौन से नाम लिखे? हमने सेलुलर बैरियर के अंदर कौन कौन से नाम लिखे? हमने नाम लिखा फैगोसाइट, हमने नाम लिखा एनके सेल, इजनोफिल, बेसोफिल। हमने इनको सेलुलर बैरियर के अंदर रखा। फैगोसाइट्स में मैंने कुछ नाम बता दिए, कफर सेल, डस्ट सेल, माइक्रोग्लिया, मैक्रोफेज, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट। ये सारे के सारे फैगोसाइट हो गए।
और फैगोसाइट के बाद कॉमा लगाया था, आगे NK सेल भी लिखा था, नेचुरल किलर सेल्स। तो उन नेचुरल किलर सेल्स के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। बैरियर वही चल रहा है, सेलुलर बैरियर। बैरियर चेंज नहीं हुआ, बैरियर सेम, चौथा बैरियर ही चल रहा है। परंतु ये सेल फैगोसाइट्स नहीं है, दे आर नॉट फैगोसाइट्स। They are not phagocytes. They are produced in bone marrow along with the lymphocytes. But the only thing is that कि bone marrow बनते हैं, लेकिन इनके पास एक घाटा है, like इनके पास receptors नहीं होते. They do not have receptors. Receptor से मेरा मतलब ये है कि जैसे कि WBC की बात करते हैं, WBC एक डिफेंसिव सेल होता है, वो बॉडी को डिफेंस देता है। जैसे सोल्जर्स होते हैं हमारे इंडियन आर्मी के सोल्जर्स, जो पर्टिकुलर एरिया में जाकर के उनके पास आर्म्स एंड एम्यूनिशंस होते हैं जिससे वो कंट्री को प्रोटेक्ट करते हैं। ऐसी जब WBCs का मैचुरेशन होता है तो उनको कुछ रिसेप्टर्स दिए जाते हैं, उनको कुछ आर्म्स एंड एम्यूनिशंस मिलता है जिससे वो एंटीजन के ऊपर, फॉरेन सेल के ऊपर अटैक करते हैं। ऐसी चीज इसके पास नहीं होती है। अगर होती तो हम इसको लिम्फोसाइट में रख देते, पर जैसा कि इसमें जो सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है कि दे डू नॉट हैव द रिसेप्टर्स, ठीक है ना, जबकि लिम्फोसाइट्स के पास रिसेप्टर होते हैं। बी सेल्स, टी सेल्स के पास रिसेप्टर्स होते हैं, पर इसके पास रिसेप्टर नहीं होता है। तो इसलिए ये किसी भी फॉरेन सेल से डायरेक्टली जाके बाइंड नहीं कर सकता। तो फिर क्वेश्चन ये आता है कि फिर बाइंड करेगा कैसे, डिफेंसिव प्रॉपर्टी कैसे शो करेगा, इम्यूनिटी का पार्ट कैसे है। तो फिर जवाब ये है कि इट हैज टू टेक हेल्प ऑफ एंटीबॉडी, एंड दैट इज अ मैकेनिज्म कॉल्ड एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी, ADCC। एंटीबॉडी की हेल्प से ये काम करता है। इट विल टेक हेल्प ऑफ एंटीबॉडी एंड देन इट विल शो इट्स एक्शन, then it will show its action। ठीक है, तो कैसे लेगा एंटीबॉडी की हेल्प, ये हम डिस्कस कर लेंगे कि हाउ इट विल टेक हेल्प ऑफ एंटीबॉडी, वो हम देखेंगे। They secrete gamma interferon अपनी एक्टिविटी को मीडिएट करने के लिए। They secrete tumor necrosis factors, ट्यूमर को, कैंसर को किल करने के लिए। They kill cancer cell, कर सकते हैं by secreting certain factors called tumor necrosis। necrosis मतलब होता है डेथ कर देना। काफी काम है इनका, ऐसी बात नहीं। बॉडी के अंदर कैंसर सेल्स के अगेंस्ट काम करते हैं, एंटीजन के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। They can kill virus infected cells also। वायरस इन्फेक्टेड सेल को, जिस सेल पे वायरस का अटैक हुआ, उसको उड़ा सकते हैं, उसको मार देंगे।
वायरस भी मर जाएगा और सेल भी मर जाएगा। नो डाउट अपना सेल मर जाएगा, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, वायरस भी तो मर जाएगा साथ में। और काम करने का इनका एक तरीका है, ये एक सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं, परफोरेंस। ये परफोरेंस माइक्रोब की वॉल में पोर कर देता है, छेद कर देता है, और पोर हो जाने से फिर फ्लूइड एंटर करता है उसके अंदर, माइक्रोब के अंदर, और माइक्रोब फिर बर्स्ट कर सकता है, फट सकता है। They secrete perforins, which create pores in the microbial wall. Pores in the microbial wall. Their number reduces in cancer and AIDS. ये भी एक पॉइंट है, तो काफी पॉइंट इसमें देख ले तुमने एनके सेल के केस में। कैंसर के अगेंस्ट काम करते करते, वायरस के अगेंस्ट, एड्स वायरस के अगेंस्ट काम करते करते अपनी शहादत दे दी, अपनी आहुति दे दी, नंबर कम हो गया इनका, इनका नंबर कम हो जाता है। अब मैंने अभी बताया था ना कि इनके पास रिसेप्टर नहीं होते, तो ये एंटीबॉडी की हेल्प लेंगे। तो पॉइंट इज दिस कि वो कैसे होता है, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ये फॉरेन सेल है, दिस वन, और इस फॉरेन सेल के ऊपर जो उसका प्रोटीन है वो एक्सपोज है, और उससे आके बाइंड कर गया हमारा एंटीबॉडी। है ना, तो एंटीबॉडी आके बाइंड कर गई, और अब एंटीबॉडी से हमारा बाइंड कर रहा है एनके सेल। एनके सेल एंटीबॉडी से बाइंड करेगा क्योंकि उसके पास कोई रिसेप्टर है नहीं, इसलिए वो सेल से, फॉरेन सेल से डायरेक्टली बाइंड नहीं कर सकता, डायरेक्टली बाइंड नहीं कर सकता, तो उसको सहारा लेना पड़ रहा है, उसको मदद लेनी पड़ रही है ऑफ एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी की मदद ले रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, एंटीबॉडी तो अपने घर की ही है, उसको अपने उसके अपने बॉडी की एंटीबॉडी है, तो उसने अगर उसने हेल्प ले भी ली तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल बाइंड तो कर गया, काम क्या कर रहा है, काम जो मैंने बताया अभी कि ये परफोरेंस सिक्रीट करेगा, इट विल सिक्रीट परफोरेंस। और परफोरेंस जो होंगे उनका काम क्या होगा, जाकर के सीधा फॉरेन सेल में पोर क्रिएट कर देना। समझे? और सपोज अगर फॉरेन सेल में पोर क्रिएट हो गया, सपोज पोर क्रिएट हो गया, तो फिर जो आसपास का फ्लूइड होगा वो इन पोर्स के थ्रू फॉरेन सेल में एंटर कर जाएगा और फॉरेन सेल फट जाएगा।
So this is how it will work. समझे? This is the functioning of the natural killer cells. This is how they work. Okay. Anyone left for कॉपी करने के लिए? कोई बच गया या हो गया सब कुछ कॉपी? किसी कुछ रह तो नहीं गया? हो गया सर। हो गया सर। Then we'll have inflammatory barrier. The next barrier, number 5. Inflammatory barrier. Inflammatory barrier में हम लोग ये पढ़ते हैं कि हमारी बॉडी में इंजरी हुई, हमारे सेल्स इंजर हो गए, चोट लग गई, और चोट लगने के बाद क्या होता है कि ये जो इंजर्ड सेल्स होते हैं ये कुछ केमिकल सिक्रीट करते हैं. दे सिक्रीट सम केमिकल्स एंड दीज केमिकल्स विल अट्रैक्ट मास्ड सेल्स, जो मास्ट सेल्स को अट्रैक्ट करते हैं. अब चोट लगेगी तो टिश्यू फ्लूइड है, एरियोलर टिश्यू, जहां पे चोट लगी है वहां पे टिश्यू तो हो गई, और एरियोलर टिश्यू तो हर जगह होता है शरीर में. और उसके अंदर सब जानते हैं कि मास्ट सेल्स होते हैं. तो मास्ट सेल्स जो हैं दे विल क्या करेंगे? मास्ट सेल्स विल सिक्रीट हिस्टामिन. हिस्टामिन सिक्रीट होगा. हिस्टामिन एक वैसोडाइलेटर है, हमने पढ़ा था लास्ट ईयर. तो जहां पे चोट लगी है वहां पे मास्ट सेल्स स्टिमुलेट हो जाते हैं, हिस्टामिन सिक्रीट करते हैं. हिस्टामिन एक वैसोडाइलेटर होता है जिससे ब्लड वेसल्स डायलेट करती हैं, और जब ब्लड वेसल्स डायलेट करती हैं तो खून का फ्लो उस एरिया में ज्यादा हो जाता है. ब्लड फ्लो विल इंक्रीज. ऑब्वियसली ब्लड वेसल डायलेट करेगी तो वहां पे खून बढ़ जाएगा, और जब खून बढ़ जाएगा उस एरिया में, ज्यादा ब्लड वेसल्स मतलब ब्लड वेसल्स डायलेट कर रही हैं, खून का वॉल्यूम वहां बढ़ेगा, तो डेफिनेटली उस एरिया में रेडनेस आएगी, लाली आ जाएगी उस एरिया में. और क्योंकि ब्लड वेसल्स डायलेट कर रही हैं तो कैपिलरीज अगर डायलेट कर रही हैं तो कैपिलरीज जो हैं वहां पे पोरस भी हो जाएंगी. दे विल बिकम पोरस ऑल्सो. दे बिकमिंग पोरस ऑल्सो. कैपिलरीज तो पोरस होती ही हैं, लेकिन डायलेशन से पोर का साइज बड़ा हो सकता है ना. तो अगर पोर का साइज बड़ा हो जाएगा तो फिर परमेबिलिटी यानी बढ़ गई, परमेबिलिटी इंक्रीज्ड, जिससे प्लाज्मा बाहर निकलेगा. वैसे भी कैपिलरी से प्लाज्मा तो बाहर निकलता है, ये सभी जानते हैं. कैपिलरी से प्लाज्मा बाहर निकलता है, ये तो सभी जानते हैं. लेकिन इस केस में क्योंकि भाई डायलेशन हो रहा है तो पोर साइज
इनहैंस कर रहा है तो ज्यादा प्लाज्मा बाहर निकलेगा, थोड़ी ये चीज ज्यादा होगी, इनहैंस्ड हो जाएगी, more plasma will ooze out. So when more plasma will ooze out, ultimately what will happen? The tissue fluid will increase. और टिश्यू फ्लूइड अगर इंक्रीज करेगा, टिश्यू का फ्लूइड इंक्रीज करेगा, प्लाज्मा बाहर निकल रहा है, टिश्यू फ्लूइड इंक्रीज करेगा, तो फिर उस एरिया में स्वेलिंग आ गई. स्वेलिंग विल पुट प्रेशर ऑन द नर्व फाइबर्स और फिर होगा दर्द, पेन, दर्द का एहसास होगा वहां पे. So this is how it will gonna work. Yes, Kushag, completed. नीचे का स्लाइड करना. नीचे तो मैं आ ही रहा हूं. So permeability will increase, more plasma will ooze out, this will cause swelling, swelling will put pressure on the nerve fibers, तो पेन भी होगा. तो रेडनेस और पेन और स्वेलिंग, तीन चीजें आ गई इन्फ्लेमेशन के अंदर. आई मीन सिम्टम्स आ रहे हैं. लेकिन फिर कहते हैं कि जो प्लाज्मा बाहर निकला है, स्वेलिंग आई, ये एक पॉजिटिव साइन है, ये एक डिफेंसिव साइन है, ये एक अच्छा साइन है, पॉजिटिव साइन है. कैसे भाई, पॉजिटिव कैसे हो सकता है? तो फिर उस केस में हमें ये चला पता कि जितना प्लाज्मा बाहर निकलेगा, जितना टिश्यू फ्लूइड ज्यादा बनेगा, तो बाहर अगर बैक्टीरिया होगा जो उसका टॉक्सिन होगा वो डाइल्यूट हो जाएगा. तो स्वेलिंग इज अ डिफेंसिव पर साइन ड्यूरिंग इंजरी. जो सूजन आती है ड्यूरिंग इंजरी, ये एक डिफेंसिव साइन हो सकता है. क्यों? क्योंकि अगर वहां पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और वो अपना टॉक्सिन रिलीज कर रहा है, तो एटलीस्ट उसका टॉक्सिन डाइल्यूट तो हो जाएगा, उसका इफेक्ट कम हो जाएगा. हाँ, वो स्वेलिंग ज्यादा टाइम के लिए अगर मेंटेन हो जाती है और पस फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है तो फिर वो हार्मफुल है, नो डाउट. लेकिन इनिशियली तो वो ठीक है, ओके है. जहां पे चोट लगी वहां पे कैपिलरी से WBCs भी बाहर निकलते हैं एंड दे विल रीच द साइट ऑफ द एक्शन. ऑब्वियसली डिफेंसिव सेल्स भी तो वहां पे पहुंचेंगे. नाउ आई वांट टू आस्क यू कि जैसे कि तुम लोग जानते हो कि WBCs मूव आउट फ्रॉम द कैपिलरीज and reach to the site of action. So what do you call movement of WBCs out from the capillaries? That movement is known as diapedesis. diapedesis. Correct, she is right. It is diapedesis. बिल्कुल सही बात है.
और WBCs का एक चीज और है यहाँ पे कि WBCs रिलीज अ केमिकल कॉल्ड पायरोजेंस। WBCs जो है वो एक केमिकल भी रिलीज कर रहे हैं, इसको पायरोजन कहते हैं। एंड दीज पायरो मतलब होता है हीट, टेम्परेचर इंक्रीज करना। तो पायरोजेंस विल कॉज अ स्लाइट राइज इन बॉडी टेम्परेचर ऑफ दी, तो हरारत हो जाती है हमको। हरारत मतलब स्लाइट राइज इन बॉडी टेम्परेचर। चोट लगने के बाद हल्का सा लोकल हीट, हरारत हमको हो सकता है। तो ये पॉजिटिव साइन है। स्लाइट राइज इन बॉडी टेम्परेचर इज अ पॉजिटिव साइन। ऐसा कहते हैं कि हल्का सा अगर हरारत हुई है तो ये एक पॉजिटिव साइन है बॉडी के लिए। कैसे भाई? टेम्परेचर स्लाइट राइज इंक्रीज हुआ है, कैसे पॉजिटिव साइन है? तो उसके लिए पॉइंट ये आता है कि इट विल स्टिमुलेट दी फैगोसाइट्स। ये फैगोसाइट्स को स्टिमुलेट करता है। कौन स्टिमुलेट करता है? टेम्परेचर। स्लाइट राइज इन बॉडी टेम्परेचर विल स्टिमुलेट द फैगोसाइट्स। ओके, ये बात। लेकिन अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाए, तो फिर हाई टेम्परेचर हार्मफुल हो जाएगा। हाई टेम्परेचर हार्मफुल हो जाएगा बिकॉज वो इनहिबिट करेगा हमारी एंजाइमेटिक एक्टिविटी को। हमारे बॉडी के एंजाइम्स जो है वो हाई टेम्परेचर पे इनहिबिट हो जाएंगे, इसलिए हाई टेम्परेचर हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं है। बुखार हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं है। बहुत हल्का सा बुखार, हरारत हुई थी टाइप की, स्लाइट राइज टेम्परेचर का हुआ था, तो फैगोसिटिक स्टिमुलेशन कर देता है, अच्छी बात है, पॉजिटिव है। लेकिन अगर यही टेम्परेचर बहुत ज्यादा जब हो जाता है तो उस केस में बॉडी के एंजाइम्स इनहिबिट होने के चांसेस होते हैं, और अगर एंजाइम इनहिबिट हो गए तो हो सकता है कि ये एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो जाए। इसलिए हम लोग पैरासीटामोल लेकर के, एंटी पायरेटिक ड्रग्स लेकर के, पैरासीटामोल लेकर के हम टेम्परेचर को कम करने की कोशिश करेंगे ताकि हम बच जाएं। तो we'll be using antipyretics. Antipyretics are the drugs which are used to lower the temperature of body. Antipyretics, एंटीपायरेटिक्स वो ड्रग्स हैं जो टेम्परेचर को रिड्यूस करती हैं बॉडी के। हाई टेम्परेचर जो हो जाता है, तो पैरासीटामोल जो आप लोग लेते हो वो एंटीपायरेटिक वाली कैटेगरी में आती है। इस पूरे प्रोसेस में हम कहें कि जो कौन कौन से इवेंट्स हुए ड्यूरिंग इन्फेक्शन, व्हाट आर द इवेंट्स ड्यूरिंग इन्फेक्शन? कौन कौन से इवेंट हुए इन्फेक्शन में? तो सबसे पहला तो इन्फ्लेमेशन, उसके बाद मास्ट सेल्स का अट्रैक्ट होना, कीमोटैक्सिस, फिर WBCs का बाहर निकलना, डायपिडेसिस, फिर WBCs का जाकर के एंटीजन को खाना, फैगोसाइटोसिस, और फिर खा के पचाना, डाइजेशन। किसको पचाना है? एंटीजन को। खा लिया और पचा लिया उसको। तो चोट लगी, इन्फ्लेमेशन, मास्ट सेल्स का अट्रैक्शन, WBCs का बाहर निकलना, खाना और पचाना। दिस इज ऑल इवेंट्स ड्यूरिंग एन इन्फेक्शन in sequence.
और डायपेडेसिस की डेफिनेशन जरूर आपको, वैसे हमने क्लास 11 में पढ़ रखी है, द मूवमेंट ऑफ WBCs आउट फ्रॉम द कैपिलरीज, स्क्वीजिंग आउट ऑफ द WBCs फ्रॉम द कैपिलरीज, या ब्लड वेसल्स से बाहर आ जाना, मूवमेंट ऑफ WBCs आउट फ्रॉम द कैपिलरीज, ऐसे लिख लो. दिस इज ऑल इज डायपेडेसिस. Now we are beginning with a new barrier, that is complement system. Complement system is actually a plasma, it is actually a system of 30 proteins. 30 प्रोटीन्स का एक सिस्टम है ये. कहां पे हैं ये प्रोटीन्स? वेयर? इन द प्लाज्मा. प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन्स हैं ये. They are in the plasma. और प्लाज्मा में जाकर के ये कर क्या रही हैं? I mean प्लाज्मा में ये कर क्या रही हैं? तो क्वेश्चन ये है कि पॉइंट ये है कि प्लाज्मा में जो ये कर रही है ना, इंतजार, किसका इंतजार? ये इंतजार कर रहे हैं किसी माइक्रोब का, कि अगर कोई माइक्रोब यहां से गुजरता है ब्लड से, तो उसको पकड़ लिया जाए और उसमें पोर क्रिएट कर दिया जाए. और पोर बिल्कुल वही चीज कि जब पोर हो जाएगा तो फिर उस केस में fluid will enter inside the cell and ultimately the cell will burst. This is how it will take place, function will take place. So fluid will move into the foreign cell through the pore and cause lysis. This is how the complement system will work. Complement system is a group of proteins which are moving in the blood plasma and are in search of any microbe. ये कोई फॉरेन सेल मिल जाए तो उसमें छेद कर दें, ये इनका काम है. इसमें पोर क्रिएट कर दें जिससे fluid around it will enter and ultimately the cell, the foreign cell will burst. And after the bursting जो लाश बढ़ेगी, लाश बन जाएगी उसकी, उस लाश को खाने के लिए we have phagocytes in the blood, neutrophils, monocytes, और टिश्यूज में मैक्रोफेजेस हैं. खा पी के बराबर कर देंगे उसको. phagocytes सेल डेब्रिस को रिमूव कर देते हैं. सब कुछ इनेट इम्यूनिटी के अंदर पड़ रहा है. लेकिन कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में एक थोड़ा सा, मैंने ये पिंक कलर से जो एक लाइन लिखी है कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ इनेट एज वेल एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी. कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है वो इनेट का पार्ट है. इनेट में तो पढ़ा ही रहा हूं मैं आपको, लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी का भी पार्ट है. इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द एक्वायर्ड इम्यूनिटी. वो कैसे, वो हम डिस्कस करेंगे अभी राइट नाउ. इनेट इम्यूनिटी के अंडर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है वो माइक्रोब के पॉलीसेक्राइड से एक्टिवेट हो जाएंगे. माइक्रोबियल पॉलीसेक्राइड से ये एक्टिवेट हो जाएंगे. जो माइक्रोब के ऊपर पॉलीसेक्राइड लगा होगा उससे ये एक्टिवेट हो जाएंगे. आई मीन कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की जो प्रोटीन है वो माइक्रोब की सेल वॉल के ऊपर, अगर बैक्टीरिया तो सेल वॉल होगा, तो बैक्टीरियल सेल वॉल के ऊपर जो भी प्रोटीन होगा उससे जाकर के ये चिपक जाएंगे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स. और चिपकने के बाद
उसमें वो पोर क्रिएट करेंगे। कैसे, वो मैं आपको बताता हूं। इसको हम लोग ऑल्टरनेट पाथवे बोल रहे हैं। एक नाम है, नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन कैसे काम कर रही है वो इंपॉर्टेंट ज्यादा है। जैसे मान लीजिए कि थोड़ा स्क्रॉल कर लेगा ऊपर। अभी रुक जाओ, करते हैं। तो जैसे कि हमारे पास सेल वॉल है और सेल मेम्ब्रेन है, सपोज कुछ भी है, और इसके ऊपर जो है ये आकर के हमारी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन बाइंड कर जाती है। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जब बाइंड करती है तो उसमें हम क्या देखते हैं कि भाई एक तो मैंने ये पर्पल कलर से बना रखा है और एक मैंने ये ग्रीन कलर से शो किया हुआ है। दो चीजें शो करी हुई। मान लो ये प्रोटीन्स हैं जो चिपक गई हैं हमारे सेल वॉल के साथ। अब क्या होगा कि जो ये पर्पल कलर वाली है ना, जिसको हमने एक नाम दिया है MAC। MAC की फुल फॉर्म है मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स। नीचे लिखा हुआ है मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स। जो ये पर्पल वाली है ना, वो क्या करती है, वो सेल मेम्ब्रेन के एक हिस्से को लेकर के भाग जाती है। मान लीजिए अगर इतना हिस्सा उसने पकड़ा और उसको लेकर भाग गई, तो फिर तो यहाँ पे पोर क्रिएट हो जाएगा उतने एरिया में, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन का उतना पोर्शन लेकर के वो रन अवे कर गई। तो जब पोर क्रिएट हो जाएगा तो फिर उस पोर में फ्लूइड्स एंटर कर जाएगा। जो भी है, प्लाज्मा है अगर ब्लड का, तो वो एंटर कर जाएगा और सेल बर्स्ट कर जाएगा। अच्छा, अब जो दूसरी वाली प्रोटीन चिपकी हुई है, जिसको हमने बोला है BAF, दैट इज बायोलॉजिकली एक्टिव फ्रैगमेंट, हमने नीचे भी लिख दिया। ये बायोलॉजिकली एक्टिव फ्रैगमेंट क्या करेगा, ये फैगोसाइट्स को अट्रैक्ट करेगा। इट विल अट्रैक्ट द फैगोसाइट्स की आ जाओ, और जो ये लाश बन गई है, ये जो सेल तहस नहस हो गया है, इसको ना आके खा जाओ। तो biologically active fragment will attract the phagocytes and it will, and these phagocytes will eat up the cell debris. So this is how it will function. अब अगर आपने डायग्राम बना लिया है तो मैं ऊपर स्क्रॉल करूं एंड यू कैन टेल मी कि अगर आप लोगों ने डायग्राम ड्रॉ कर लिया है तो फिर मुझे जो साइड वाला सिस्टम है वो बताना है। सर एक बार भी है, दोबारा बताना। बायोलॉजिकली एक्टिव फ्रैगमेंट अट्रैक्ट करेगा फैगोसाइट्स को। फैगोसाइट्स को अट्रैक्ट भी करना चाहिए ना। फैगोसाइट्स आकर के बाइंड कैसे, फैगोसाइट्स भी अट्रैक्ट होते हैं। फैगोसाइट्स को भी एक रिसेप्टर की जरूरत होती है। न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस एंड ऑल, ये भी किसी ना किसी रिसेप्टर पे बाइंड करके ही तो खाएंगे ना। तो इस वजह से ऐसा है। ठीक है। अशोक कुमार, अशोक कुमार था, कौन था? अशोक कुमार। यस सर। समझे कुछ? यस सर। क्या समझे? सर जो BAF है वो एक मेम्ब्रेन है जो उसके एक साइड पे फैगोसाइट को अटैक कर लेगा। हाँ, फैगोसाइट आकर के वहां पे बाइंड कर जाएगा एंड अल्टीमेटली फिर उसको सेल खा जाएगा। डेड सेल उसे खा जाएगा। यस, करेक्ट, गुड। तो हाँ जी, ऊपर करें स्क्रॉल अब।
Yes, sir. धनंजय, आई होप अब देखो ऊपर मैंने स्क्रॉल कर दिया, अब आप कॉपी कर सकते हो। तो अब जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, अब वैसे तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर हमारी एंटीबॉडीज आएंगी, क्योंकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी में आता है लिम्फोसाइट्स एंड एंटीबॉडीज। Acquired immunity will include lymphocytes and antibodies. Lymphocytes and antibodies, ये आता है हमारे acquired immunity के अंदर बच्चों। तो एंटीबॉडी से जब एंटीजन बाइंड करेगा तब ये एक्टिवेट होगा। यहां पे तो ये माइक्रोब से डायरेक्टली जाकर के बाइंड कर रहे थे, यहां पे ये माइक्रोब से डायरेक्टली जाके बाइंड कर रहे थे और अटैक कर रहे थे, लेकिन यहां पे इनको एंटीजन एंटीबॉडी से बाइंड, इनको एंटीबॉडी से बाइंड करना पड़ेगा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की जो ये प्रोटीन्स मैं आपको बता रहा हूं, इनको एंटीबॉडी की मदद लेनी पड़ेगी, और एंटीबॉडी तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी का पार्ट है, इसलिए कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का इफेक्ट एक्वायर्ड इम्यूनिटी में भी देखने को मिलेगा, इसलिए पैरेलल में एक्वायर्ड इम्यूनिटी को भी शो किया गया। समझ रहे हैं? अब इसमें जो दो एंटीबॉडी इन्वॉल्व हैं वो कौन सी हैं? एंटीजन एंटीबॉडी, आईजीजी आईजीएम एंटीबॉडी की बात कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। इसमें आईजीजी आईजीएम एंटीबॉडी, ये आईजीएम एंटीबॉडी जो है पहले बाइंड कर जाएगी, जैसा कि आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाता हूं। ये हमारे पास ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, और सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो भी रिसेप्टर होगा, उस रिसेप्टर से पहले एंटीबॉडी बाइंड करेगी, उस रिसेप्टर से पहले एंटीबॉडी बाइंड करेगी, और एंटीबॉडी से फिर बाइंड करेगी हमारी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, जो मैंने ऊपर शो की। ये यहां पे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन बाइंड करेगा एंटीबॉडी के साथ, ठीक है। और फिर कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जो है वो पोर क्रिएट कर देगी, विल क्रिएट पोर। इन द माइक्रोबियल वॉल। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन का काम है पोर क्रिएट करना, वो तो है ही है, वो तो उसका वर्क ही है, लेकिन यहां पे उसको सेल से बाइंड करने के लिए मदद किसकी लेनी पड़ रही है, ये पॉइंट है। यहां पे उसको एंटीबॉडी की हेल्प लेनी पड़ रही है, और एंटीबॉडी एक्वायर्ड इम्यूनिटी का पार्ट है, इसलिए कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्वायर्ड इम्यूनिटी में भी अपना रोल प्ले करता है विद द हेल्प ऑफ एंटीबॉडी। आई होप ये चीज सबको क्लियर हो गई, अब किसी को कोई डाउट नहीं है? कुछ है तो पूछ लो। सर एक बार ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी वाले पार्ट में बाइंडिंग वाला पार्ट समझा दीजिए। एंटीबॉडी पहले बाइंड करेगी,
सेल के ऊपर पहले एंटीबॉडी आके बाइंड करती है, जो माइक्रोब है उस सेल के ऊपर। ये जो सेल मेम्ब्रेन आपको दिख रही है, ये माइक्रोब की है, ठीक है। इस पे पहले एंटीबॉडी बाइंड करेगी और फिर इस एंटीबॉडी के ऊपर, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि फिर इस एंटीबॉडी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन की बाइंडिंग हो जाएगी, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन का तो काम वही है जो मैंने आपसे बोला, बायोलॉजिकली एक्टिव फ्रेगमेंट और मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स। तो उसने तो पोर क्रिएट करना ही है, लेकिन पोर क्रिएट करने के लिए वो डायरेक्टली वर्क नहीं कर पा रही ना, उसको मदद लेनी पड़ रही है एंटीबॉडी की। मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे, वो डायरेक्टली सेल पे बाइंड नहीं कर पा रही है, इट हैज टू टेक हेल्प ऑफ एंटीबॉडी, और इट इज जस्ट बाइंडिंग ऑन द एंटीबॉडी एंड देन वर्किंग अकॉर्डिंगली। जो उसका काम है, जो उसका काम है वो एंटीबॉडी के बिना नहीं हो पा रहा। एंटीबॉडी पहले बाइंड करेगी, फिर वो बाइंड कर पाएगा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम प्रोटीन्स। धनंजय, मंशिका क्या रहेगा तुम्हारा? ये लो, दिस कैन हेल्प यू। आई होप एवरीवन इज डन। कोई किसी का कुछ रह गया है? अब हमारे पास कुछ टर्म्स हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में हमारे पास फिजिकल और फिजियोलॉजिकल बैरियर्स आते हैं। फिजिकल बैरियर्स में स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में सारे के सारे जो आपने वो पढ़े, सिक्रीशंस, बाइल, HCl, लाइसोजाइम, फ्रेंडली वेजाइनल बैक्टीरिया, वेजाइनल सिक्रीशंस, they all will come under first line of defense। कि मतलब सबसे पहले एंटीजन शरीर में जाकर के इनको फेस करेगा, ये कहने का मतलब है। और इनको फेस, अगर इनको फेस क्रॉस कर जाए तो फिर सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस जो हो सकता है शरीर में, वो आपके रिमेनिंग बैरियर्स आ गए। साइटोकाइन जो जिसमें इंटरफेरॉन्स है, इन्फ्लेमेटरी बैरियर्स जो आज पढ़ा है मैंने, फैगोसाइट्स यानी कि सेलुलर बैरियर्स, एनके सेल्स यानी कि सेलुलर बैरियर्स ओनली, एंड कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। टोटल 6 बैरियर्स में पहले 2 बैरियर्स जो लास्ट टर्न पे पड़े थे वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आ गए, और आज के सारे बैरियर्स सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में आ गए। और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के बाद जब थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस आएगा तो उसमें एक्वायर्ड इम्यूनिटी आएगा। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी मैंने बताया है अभी आपको कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी में 2 चीजें आती हैं। अगर कोई मेरी बात बहुत ध्यान से सुन रहा है तो उसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी में जो 2 चीजें आती हैं, जो मैं बहुत देर से बोल रहा हूँ, 2-3 बार बोल चुका हूँ, मतलब उसे याद होगा कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या आता है। IgE, lymphocytes and antibodies. lymphocytes and antibodies, correct। IgG IgM, हाँ वो तो एंटीबॉडी का नाम है, वो करेक्ट है।
एंटीबॉडीज और भी हैं, तो लिम्फोसाइट्स एंड एंटीबॉडीज आर अ पार्ट ऑफ थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, जो हम शो कर रहा हूं मैं आपको. Lymphocytes and antibodies in the third line of defense. सर इस पार्ट की हेडिंग क्या है? कोई हेडिंग नहीं है, बस जनरल पॉइंट है. फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस एंड थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस. हमने फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन पढ़ लिया है, अब हम थर्ड लाइन पढ़ने वाले हैं. आई होप सब आप सबने नोट कर लिया और मैं आगे बढ़ रहा हूं. Now we'll discuss acquired immunity. हमारा innate immunity खत्म हो गया और अब हम acquired immunity पे आ गए हैं. Acquired immunity is obtained during lifetime. जब हम एनकाउंटर करते हैं पैथोजेंस के साथ अपनी लाइफ टाइम में, व्हेन वी एनकाउंटर द पैथोजेंस, हम उस समय की बात कर रहे हैं. When we are encountering the pathogen, and there are several pathogens and several antigens in the atmosphere, in the environment, and every time, every day we are facing them and we are developing immunity against them. So such kind of immunity is called acquired immunity because we are acquiring them in our daily life. It is not since birth that we have acquired all the antibodies against every antigen in the environment. No. It's only when we'll face the environment during our life, during our lifetime, and then we will develop the immunity against it. So such kind of immunity is called acquired immunity, being acquired during lifetime, obtained during lifetime. So what are the special features of the acquired immunity? First is specificity. Definitely, the antibody formed against a particular antigen will work against that antigen only, not against other antigen. अगर कोई एंटीबॉडी ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया के अगेंस्ट बन रही तो वो प्लेग के बैक्टीरिया के अगेंस्ट या कॉलरा के बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम नहीं करेगी. नो, नेवर. इट विल वर्क अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया ओनली. तो इट इज हाईली स्पेसिफिक. फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी है ना, कि भाई जितने भी एंटीजन हैं हमारे एनवायरनमेंट में उन सब के अगेंस्ट हम एंटीबॉडी बना सकते हैं. As many antigens are there in the environment, so many types of antibodies can be formed by the human body. जितने एंटीजन उतने टाइप की एंटीबॉडी हमारे शरीर बना सकता है. It is called diversity. So we are diverse also, and at the same time we are specific also, because that antibody will work against that particular antigen only and not
against other antigen. Discrimination between self and non-self. हमारी एंटीबॉडीज को, हमारे इम्यून सेल्स को पता है कि अपना कौन है और पराया कौन है. Okay, it will work against the non-self only. That means which is फॉरेन. जो फॉरेन है उसी के अगेंस्ट काम करना है, सेल्फ के अगेंस्ट काम नहीं करना. मेमोरी, जब भी हमारा एनकाउंटर होता है किसी पैथोजन के साथ, तो हमारी बॉडी के अंदर मेमोरी सेल्स बन जाते हैं. और मेमोरी सेल्स फिर वो मेमोरी रखते हैं उसकी. और जब कभी फ्यूचर में सेकेंड टाइम उस एंटीजन का अटैक होता है, सेम एंटीजन का अटैक होता है, तो ये मेमोरी सेल्स उसके अगेंस्ट बहुत एक स्ट्रॉन्ग इम्यून रिएक्शन शो करते हैं, जो उसके सेकेंड अटैक को एकदम नेस्तो नाबूद कर देता है, खत्म कर देता है, फिनिश कर देता है, और हमें डिजीज नहीं हो सकती. पहले एनकाउंटर में हो सकता है हमको थोड़ी प्रॉब्लम हो, वी मे फेस अ डिजीज, but during that time our memory cells are formed, and ultimately second time if this antigen comes, that antigen will not be spared, it will be finished and no disease can take place. जैसे कि हम चिकन पॉक्स एक बार लाइफ में होता है फिर दोबारा नहीं होता, क्यों? बिकॉज उसके अगेंस्ट मेमोरी सेल्स बन जाते हैं बॉडी के अंदर. फिर सेकेंड टाइम चिकन पॉक्स का वायरस अगर एंटर करता भी है तो वी कैन इजिली न्यूट्रलाइज इट. तो पढ़ने से पहले मीनिंग समझ लेते हैं कि एंटीजन शब्द का मतलब क्या है. एंटीजन को अगर हम संधि विच्छेद करें तो एक बनता है एंटी, एक बनता है जन, एंटीजन. तो एंटी का मतलब एंटीबॉडी और जेन का मतलब जेनरेटिंग. एंटीबॉडी जेनरेटिंग मतलब दैट substance, that material which when introduced in the human body will induce the human body for antibody formation. These could be proteins, ये proteins हो सकते हैं. एंटीजन, एग्लूटिनोजन, इम्यूनोजन भी कह सकते हो आप. और ये मोस्टली कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स होते हैं जो बॉडी के अंदर जब एंटर करते हैं तो ये बॉडी को स्टिमुलेट करते हैं फॉर एंटीबॉडी फॉर्मेशन. तो दीज आर एंटीबॉडी जनरेटिंग मॉलिक्यूल्स which could generate antibody inside the animal's body or human body in this case, in our case. So mostly they are proteins. अब conjugated proteins का बोलने का मतलब यह है कि भाई conjugated मतलब कि प्रोटीन के साथ अगर फॉस्फेट लगाए तो फॉस्फोप्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट लगाए तो ग्लाइकोप्रोटीन, लिपिड लगाए तो लाइपोप्रोटीन, मतलब ये कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स हैं. अच्छा, जरूरी नहीं कि सिर्फ प्रोटीन्स हो सकता है कि ये कार्बोहाइड्रेट्स हो सकता है ये लिपिड्स भी हो. मतलब वैसे तो यूजुअली ये प्रोटीन्स ही होते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स भी हो सकते हैं जो मनुष्य के शरीर को या जानवर के शरीर को इंड्यूस करें फॉर एंटीबॉडी फॉर्मेशन. This is antigen. एक टर्म आता है हमारे पास हैप्टिन. हैप्टिन. हैप्टिन इज पार्शियल एंटीजन. हैप्टिन हाफ से मान सकते हो, आधा एंटीजन, ऐसे समझ जाओ.
hapten is partial antigen which will not induce the human body for antibody formation. Which will not induce the human body for antibody formation. But if it combines with any protein of the human body, लेकिन अगर ये हमारे किसी प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाता है तो ये कंप्लीट एंटीजन बन सकता है. ओके, तो इट्स अ पार्शियल एंटीजन विच विल नॉट इंड्यूस ह्यूमन बॉडी फॉर एंटीबॉडी फॉर्मेशन. जैसे कुछ एलर्जिक प्रोटीन्स होती हैं, नॉर्मली ये कभी ये अकेले काम नहीं कर सकती, लेकिन जैसे ही हमारी ह्यूमन बॉडी में एंटर करती हैं तो ये हमारी ह्यूमन बॉडी किसी प्रोटीन की मदद लेकर के एंटीजन बन जाती हैं. ओके, उसको हैप्टेन बोला गया है. तो कैन नॉट इंड्यूस एंटीबॉडी फॉर्मेशन बट इफ इट कंबाइंस विद एनी कैरियर प्रोटीन. But if it combines with any carrier protein in the human body, it can induce antibody formation. ओके, एलर्जी आगे आएगा, अभी नहीं है. अभी तो बस एग्जाम्पल लिया था. ये एक H एंटीजन मैं बताना चाह रहा था. H एंटीजन इज प्रेजेंट ऑन आरबीसीज. तुम लोगों ने बॉटनी में मे भी हो सकता है पढ़ा हो कि इट इज प्रेजेंट ऑन आरबीसीज. और नॉर्मली हम इस एंटीजन को कंसिडर नहीं करते फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन. Normally we do not consider the H antigen for blood transfusion. Why? Because it is present on every RBC. हर RBC के पास H एंटीजन होता है. हर ब्लड ग्रुप में हर RBC के पास H एंटीजन होता है, चाहे वो एक ब्लड ग्रुप हो, B हो, AB हो, O हो, H एंटीजन होता है. तो जो चीज सबके पास होती है फिर उसको हम क्यों कंसिडर करेंगे ट्रांसफ्यूजन के लिए? बिकॉज वो सभी के पास है. लेकिन अभी रिसेंटली एक ऐसा ब्लड ग्रुप डिस्कवर हुआ है बॉम्बे में, जिसको बॉम्बे ब्लड ग्रुप और बॉम्बे फिनोटाइप के नाम से फेमस है वो. और इस बॉम्बे ब्लड ग्रुप में ऐसा देखा गया है कि H एंटीजन नहीं होता है. बहुत ही रेयर ब्लड ग्रुप है ये, जिसमें आरबीसी के ऊपर H एंटीजन भी नहीं होता. तो इस केस में H एंटीजन ना होने की वजह से ये लोग सिर्फ अपने ब्लड ग्रुप वालों से ही
ब्लड ले सकते हैं, किसी और ब्लड ग्रुप से ब्लड नहीं ले सकते। तो रिसेंटली ये अभी डिस्कवर हुआ बॉम्बे में, इसको बॉम्बे ब्लड ग्रुप बोला गया है और OH ब्लड ग्रुप बोला गया है या OH नेगेटिव बोल दिया गया है उस तरीके से। मतलब O का मतलब है कि A भी नहीं है, B भी नहीं है, लेकिन H होता है, लेकिन ये एक ऐसा है जिसमें H नहीं होता है, तो वो OH नेगेटिव आ गया। डिस्कवर्ड बाय भिंडे एट एल, बॉम्बे ब्लड ग्रुप के नाम से फेमस है, बॉम्बे की डिस्कवरी है। और जैसे हमने पढ़ा हुआ है कि O ब्लड ग्रुप के पास एंटी A और एंटी B एंटीबॉडी होती है, सबने पढ़ा होगा कि O ब्लड ग्रुप के पास एंटी A और एंटी B एंटीबॉडी होती है। वैसे यहां पे एंटी A, एंटी B और एंटी H एंटीबॉडी होती है, 3 एंटीबॉडी एक साथ। एंड दे कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम देयर ओन ब्लड ग्रुप ओनली। ये सिर्फ अपने ब्लड ग्रुप से ही ब्लड को रिसीव कर सकते हैं, है ना। Now we take next topic, that is antibody. Antibodies are proteins and 20% plasma proteins are antibodies. हमारे ब्लड के अंदर जो प्रोटीन्स होती हैं, उन प्रोटीन्स का जो 20% होता है वो प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं। प्लाज्मा प्रोटीन्स, 20% of plasma proteins are antibodies. 20% plasma proteins are antibodies. वैसे हमारे प्लाज्मा के अंदर सबसे ज्यादा होता है वाटर, 90 से 92%। उसके बाद होती हैं प्रोटीन्स 6 to 8%। तो ये जो 6 to 8% प्रोटीन बोलते हैं ना, इस 6 to 8% का जो 20% होगा वो एंटीबॉडीज होगी। और ये गामा ग्लोबुलिन्स का एक टाइप है, टाइप ऑफ गामा ग्लोबुलिन्स। इनको क्या बोलते हो आप? इम्यूनोग्लोबुलिन्स IG। और ये बनती कौन, इनको बनाता कौन है? इनको बनाते हैं बी लिम्फोसाइट्स। एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय बी लिम्फोसाइट्स, सब जानते हैं, एवरीवन नोज इट कि एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय बी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स फॉर्म प्लाज्मा सेल्स एंड प्लाज्मा सेल्स फॉर्म एंटीबॉडीज। हमने पढ़ा था एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू क्लास 11th, plasma cells produce antibodies and plasma cells are produced from B cells, B lymphocytes. Connective tissue class 11th. और प्लाज्मा सेल्स रहते कहाँ हैं? प्लाज्मा सेल्स रहते हैं लिम्फ नोड्स में, इसलिए एंटीबॉडी कहाँ बनेगी? लिम्फ नोड के अंदर या लिम्फेटिक ऑर्गन्स के अंदर, से स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, पेयर्स, पैचेस, यहां पे एंटीबॉडी बनती है क्योंकि यहां पे बी लिम्फोसाइट रहते हैं, ये उनका घर है। बी लिम्फोसाइट बनते बोन मैरो में, लेकिन रहने के लिए वो लिम्फेटिक ऑर्गन्स में आते हैं।
लिम्फ नोड्स में, टॉन्सिल्स में, यहाँ पे आके रहेंगे और एंटीबॉडी यहीं पे बनाएंगे और कहीं नहीं बनाएंगे। मैरो में एंटीबॉडी नहीं बनाता ये, या ब्लड के अंदर एंटीबॉडी नहीं बनाता, ये अपने घर में एंटीबॉडी बनाते हैं। इनका घर है लिम्फ नोड, टॉन्सिल्स, पेयर्स पैचेस, स्प्लीन। ये आगे पढ़ लेंगे हम, आगे आ जाएगा। लेकिन एक पॉइंट है जो बताना भी जरूरी है कि एंटीबॉडी बनती कहां पे। एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड इन लिम्फ नोड्स, लिम्फेटिक ऑर्गन्स वी कैन राइट। और टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी देखोगे तो टाइप्स में हमारे पास 5 टाइप हैं, IgA, IgD, IgM, IgG, IgE। और IgG के स्ट्रक्चर को हम लोग पढ़ते हैं बिकॉज ये सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी होती है। इसको मॉडल एंटीबॉडी मान के इसके स्ट्रक्चर को हम लोग पढ़ते हैं। और किसी भी एंटीबॉडी मॉलिक्यूल के अंदर 2 हेवी चेन्स होती हैं और 2 लाइट चेन्स होती हैं। किसी भी एंटीबॉडी मॉलिक्यूल के अंदर 2 हेवी चेन्स होती हैं और 2 लाइट चेन होती है। अगर मैं IgG का स्ट्रक्चर डिस्कस करूं तो मैं उसकी बात कर रहा हूं। हेवी चेन का मतलब, हेवी चेन मतलब पॉलीपेप्टाइड्स, 2 हेवी पॉलीपेप्टाइड्स और 2 लाइट पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं। हेवी मतलब लार्ज, बड़े बड़े पॉलीपेप्टाइड्स, और लाइट मतलब लेस, छोटा। तो इसलिए फॉर्मूला अगर एंटीबॉडी का जो बनेगा दैट विल बी कॉल्ड H2L2, 2 हेवी चेन 2 लाइट चेन। जो लाइट चेन होती है वो 2 टाइप की होती है, लैम्डा और कापा। लाइट चेन इज ऑफ 2 टाइप्स, लैम्डा एंड कापा। और एक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल के पास एक ही होती है, या तो लैम्डा होगा या कापा होगा। तो 2 हेवी चेन है, 2 लाइट चेन है, ये बात समझ में आ गई। फॉर्मूला हो गया H2L2। और जो लाइट चेन है वो 2 प्रकार की है, वो 2 टाइप्स की है, और वो 2 टाइप्स हैं लैम्डा और कापा। और एक एंटीबॉडी के पास एक ही टाइप होगा, या तो लैम्डा होगा या कापा होगा। Either lambda, either kappa. अब एंटीबॉडी मॉलिक्यूल का डायग्राम है, ये डायग्राम अब नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे, लेकिन डायग्राम को तुम NCERT से भी कॉपी कर सकते हो। दिस डायग्राम इज गिवन इन NCERT। एक बार NCERT से अगर तुम कॉपी कर पाओ तो कॉपी कर लेना, आई विल एक्सप्लेन यू। और या फिर साथ साथ में बहुत जल्दी जल्दी बना लेना। बोथ केसेस कैन बी देयर। So the class is over. If anyone has any doubt, you are free to ask. सर, हाँ जी सर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में क्या होता है? ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में इम्यूनिटी हमारे बॉडी के अगेंस्ट, हमारे ऑर्गन के अगेंस्ट ही काम करने लग जाती है। आवर इम्यूनिटी बिकम्स आवर ओन डिस्ट्रॉयर। दिस इज ऑटोइम्यून एंड वी विल डिस्कस इन अ टॉपिक लेटर ऑन। दिस विल कम इन इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर्स। सर एक मिनट एंटीजन वाला पेज दिखा दियो, मेरा छूट गया पूरा, तो मैं उसका स्क्रीनशॉट ले लूं। दिस वन? यस सर। नीचे सर थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लीजिए। ओके।